हम सबको जैसे पक्षाघात हो गया था। प्रयोगशाला के द्वार पर हमारा मित्र खड़ा हुआ था। उसके कोट पर धूल की परतें जमी थी, बाल बिखरे हुए थे। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। हमारा यह मित्र वैज्ञानिक था। उसने एक मशीन बनाई थी और उसका नाम रखा था टाइम मशीन। उसका दावा था कि उसकी यह मशीन काल की यात्रा करने में सक्षम थी, यानी कि मशीन पर बैठकर अतीत में जा सकते थे, भविष्य की सैर कर सकते थे। इसीलिए हमने अपने मित्र को नाम दिया था काल यात्री। उसने हमें इस मशीन के बारे में कई बार बताया था। उसका आकार एक कुर्सी जैसा था। उसमें अनेक यंत्र भी लगे हुए थे। उसमें दो हैंडल लगे हुए थे। एक हैंडल घुमाने से भविष्य की सैर की जा सकती थी और दूसरा हैंडल अतीत में ले जाता था। काल यात्री ने आज हमें बोझ पर बुलाया था। जब हम उसके निवास स्थान पर पहुंचे तब ना तो काल यात्री वहां था और ना ही उसका काल यंत्र यानी कि टाइम मशीन भी वहां नहीं थी। उसने हमें एक पत्र लिखकर छोड़ा था। उसमें लिखा हुआ था, यदि मैं 7 बजे तक ना आ पाऊं तो आप लोग भोज शुरू कर देना। हम सब उसी की प्रतीक्षा में बैठे थे और अब वो सहसा हमारे सामने था, बदहवास हालत में। थोड़ी देर बाद वह कुछ सामान हुआ और उसने अपनी आप बीती बतानी शुरू करी। आज सुबह मैंने अपने काल यंत्र को पूरी तरह तैयार कर लिया था। अब उसका परीक्षण करना था। मैं कुर्सी नुमा काल यंत्र पर बैठ गया और मैंने भविष्य की यात्रा पर ले जाने वाले हैंडल को खींचा। हैंडल खींचते ही प्रयोगशाला गायब हो गई। पल भर में दिन निकलता, पल भर में रात हो जाती। काल यंत्र में लगी घड़ी की सुइयां तेजी से घूम रही थी। मैंने पल भर में 20वीं सदी पार कर ली थी, फिर 21वीं सदी और दूसरे पल में 22वीं सदी में पहुंच गया। मैंने सोचा इस तरह तो यात्रा का कहीं अंत नहीं होगा। मैंने हैंडल खींचा। अगले पल सैकड़ों बिजलियों की कड़कड़ाने की आवाज आई। मारे भय के मेरी आंखें बंद हो गईं। कुछ देर बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने स्वयं को एक हरे भरे मैदान में पाया। सामने एक विशाल मूर्ति थी, मिस्र के पिरामिडों के पास बने स्फीकस जैसी। मूर्ति के दोनों ओर पंख थे। मूर्ति से कुछ दूरी पर गगनचुंबी अट्टालिकाएं थीं, पर कहीं कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। मैं गहरी सोच में पड़ गया। अचानक मेरे कानों में घंटियों की मधुर आवाज सुनाई दी। मैंने नजरें उठाईं, देखा पंखदार मूर्ति के पास से कुछ लोग मेरी ओर चले आ रहे थे। थोड़ी देर में वे सब मेरे पास आ गए। उनकी आंखों में आश्चर्य था। वे बेहद सुंदर थे। वे मुझे छूने के लिए आगे बढ़े। वे आपस में बातें भी कर रहे थे, पर उनकी भाषा मेरी समझ में नहीं आ रही थी। हाँ, उनकी आवाज बेहद मीठी थी, बच्चों जैसी। उनमें से एक ने सूर्य की ओर संकेत कर मुझसे इशारों में पूछा, क्या मैं सूर्य से आया हूँ? मैं हंस पड़ा। इतने में एक व्यक्ति ने मेरे गले में फूलों का हार डाल दिया। फिर उन्होंने मुझे पास बनी अट्टालिका की ओर चलने का संकेत किया। यह अट्टालिका संगमरमर की थी। दीवारों पर बनी खिड़कियों में काले काले मोटे पर्दे टंगे हुए थे। उस समय वहां लगभग 100 लोग थे। वे सब फर्श पर बैठे थे। उनके सामने चौकियां थीं जिन पर सुंदर पात्रों में तरह तरह के फल रखे थे। वे सब बच्चों जैसे थे, खिलखिलाकर हंसते, बातें करते। वे मेरी ओर उत्सुकता से देखते। कुछ बच्चों की तरह दौड़कर मेरे पास आते, मुझे छूते, फिर किलकारी मारकर लौट जाते। अब दिन ढलने लगा था। मैं उन्हें छोड़कर बाहर निकल आया। उस विशाल इमारत के दूसरी ओर एक नदी थी। मैं नदी की ओर बढ़ गया। मुझे अनेक प्राचीन खंडर नजर आए। एक स्थान पर एक शेड था। इसके नीचे एक कुआं बना था। फिर मेरी नजर पंखदार मूर्ति पर पड़ी और अगले ही पल मैं कांप गया। कारण कारण मेरा कालयंत्र गायब था। मैं भयभीत हो गया। कालयंत्र के बिना मैं अपनी दुनिया में कैसे लौटूंगा? कालयंत्र को मैं स्फीकस के पास छोड़ के आया था। अब वह वहां नहीं था। किसने उसे गायब किया? किसने उसे चुराया? क्या उन नन्हे सुंदर लोगों ने? मैं इमारत में लौटा। वहां सब लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। मैंने एक व्यक्ति को जगाकर उससे पूछना चाहा, पर वह मेरी बात समझ ना पाया, फिर सो गया। चारों ओर अंधकार था। मैं निराश हो गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए, पर मैं कर भी क्या सकता था। जैसे तैसे रात बीती। सूरज निकलते ही मैं दौड़कर पंखदार मूर्ति के पास पहुंचा। मैंने देखा जहां कालयंत्र रखा था वहां जमीन पर लकीर बनी हुई थी, मानो कुछ लोगों ने कालयंत्र को खींचा है। मैं उन निशानों के सहारे सहारे आगे बढ़ने लगा। आश्चर्य, ये निशान पंखदार मूर्ति की ओर गए थे। मैंने मूर्ति के चबूतरे को ठोका तो लगा कि वहां भीतर से खोखला है। मुझे विश्वास हो गया, मेरा कालयंत्र इसी चबूतरे में छिपाया गया है।
मैं चबूतरे में बना गुप्त द्वार खोलने लगा। इसी बीच वे नन्हे सुंदर लोग भी इमारत से बाहर निकल आए थे, किंतु पंखदार मूर्ति के पास मुझे देखकर वे भयभीत हो गए थे। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। अंत में मैंने धैर्य से काम लेने का निर्णय लिया। इतना तो तय था कि कालयंत्र पंखदार मूर्ति के चबूतरे के भीतर था। सवाल उस तक पहुंचने का था। अब मैंने आसपास की जगह को देखना शुरू किया। मैंने देखा उस मैदान में जगह जगह छायादार शेड हैं और हर शेड के नीचे एक कुआं है। एक बात और थी, ये नन्हे लोग इन कुओं के पास जाने से डरते थे। यही नहीं, वे अंधकार से भी डरते थे। रात होते ही इमारतों में छिप जाते थे। क्यों? इसका भी रहस्य शीघ्र ही मुझे पता चल गया। हुआ यह कि एक दिन मैं एक खंडहर में विश्राम कर रहा था। वहां घना अंधेरा था। सहसा मैंने अनुभव किया कि कोई मुझे छू रहा है। मैंने चीख कर पूछा, कौन है? और अगले ही पल मैंने टॉर्च जला दी। टॉर्च के प्रकाश में मैंने एक विचित्र जीव देखा। बड़ी बड़ी लाल आंखें, सिर पर घने बाल। वह पलक मारते ही दौड़कर गायब हो गया। मैं दौड़ा, पर जाने वह कहाँ छिप गया था। तभी मेरी नजर छायादार शेड के नीचे कुएं पर गई। वह इसी कुएं में तो नहीं छिप गया, मैंने सोचा। मैंने लपक कर कुएं में टॉर्च की रोशनी फेंकी। देखा, कोई जीव तेजी से नीचे उतर रहा है। कुएं की जगत पर बैठा बैठा मैं सोचने लगा। मैंने सोचा, शायद भविष्य की इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वे जो प्रकाश में धरती पर रहते हैं, और दूसरे वे जो धरती के नीचे अंधकार में ही रहते हैं। मैंने यह बात एक युवती वीणा से इशारे में पूछी। इससे मेरा परिचय हो गया था। उसने इशारे में जो बताया, उसके आधार पर मैंने धरती के नीचे रहने वाले लोगों का नाम रखा मारलॉक। मुझे विश्वास हो गया कि मेरा कालयंत्र उन्हीं मारलॉक लोगों ने छिपाया है। फिर मैंने तय किया कि एक दिन किसी कुएं के भीतर उतरकर मैं इन लोगों का पता लगाऊंगा। अगले ही दिन मैं एक कुएं की जगत के पास जा खड़ा हुआ। मुझे वहां देख वीणा भी दौड़ी दौड़ी आई। पर जब मैं कुएं के भीतर उतरने लगा तो उसका चेहरा भय से पीला पड़ गया। वह भय से चीखने लगी। मैं निश्चय कर चुका था, मारलॉक लोगों की दुनिया देखना जरूरी है। मेरा कालयंत्र अवश्य उन लोगों ने ही छिपाया था। अब मैं कुएं के भीतर तेजी से उतरने लगा। थोड़ी देर बाद मैं धरातल पर पहुंच गया। मैंने माचिस की तीली जलाई तो एक सुरंग दिखाई दी। मुझे कई मशीनों के चलने की आवाज़ भी सुनाई दी। मैं उस दिशा में आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाने पर मैंने देखा कि सुरंग खत्म हो गई है और एक खुली जगह में तरह तरह की मशीनें लगी हैं। यह आवाज़ उन्हीं की थी। मुझे लगा जैसे मशीनों के पीछे मारलॉक छिपे हैं। माचिस की तीली बुझते ही अंधकार में वे सब मुझ पर टूट पड़ेंगे। मेरी आशंका सच निकली। माचिस की तीली बुझते ही वे सब शोर करते हुए मुझ पर टूट पड़े। मैंने तुरंत एक तीली जलाई। वे चीखते हुए पीछे हट गए। सामने एक कुएं की सीढ़ियां थी। मैं उनके सहारे चढ़ने लगा और उन्हें किसी तरह धक्का देता हुआ मैं कुएं के बाहर आ गया। अब कोई खतरा नहीं था। चारों ओर दिन का प्रकाश था। प्रकाश में मारलॉक निकल नहीं सकते थे। बाहर उन नन्हे लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उनमें वीणा भी थी। मुझे देखते ही वह खुशी से चीख उठी, पर मैं बेहद थक गया था। नीचे की दुनिया में मेरा दम भी घुट गया था। धीरे धीरे मैं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद मुझे होश तो आ गया, पर तरह तरह की चिंताओं ने मुझे घेर लिया। यह तो तय था कि मेरा कालयंत्र मारलॉक लोगों ने ही छिपा कर रखा था। अब मैं इसी अंधेड़बुन में लगा रहता। एक दिन जंगल में घूमते घूमते मुझे दूर एक नीली इमारत नजर आई। मेरे मन में उत्सुकता जागी और मैं पंखदार मूर्ति की ओर लौट पड़ा। मेरा इरादा वीणा के साथ उस इमारत में जाने का था। वीणा मुझे मिल गई। उसे लेकर मैं उस नीली इमारत की ओर बढ़ चला। वह नीली इमारत दरअसल एक पुरातत्व संग्रहालय की थी। मैंने उसमें तरह तरह की वस्तुएं देखीं। कुछ वस्तुएं हमारे इस जमाने की भी थीं। कांच की एक पेटी में एक माचिस की डिब्बी रखी हुई थी। उसे देखते ही मैं खुशी से उछल पड़ा। मैंने कांच तोड़कर वह डिब्बी निकाल ली। इसी तरह एक पेटी में मुझे कपूर मिला। अब मैं मारलॉक लोगों से संघर्ष करने के लिए तैयार था। एक स्थान पर मुझे लोहे का एक डंडा दिखाई दिया। उसे उठाते ही मुझ में दुगनी शक्ति आ गई। वीणा मेरी सारी कार्यवाही ध्यान से देख रही थी। मैं उसे लेकर इमारत के बाहर निकल आया। शाम ढलने लगी थी। अंधकार छाता जा रहा था और उसी के साथ साथ वीणा भय से पीली पड़ती जा रही थी, पर मैं निश्चिंत था।
मैं उसे साहस भी बंधा रहा था। मैं जल्दी से जल्दी पंखदार मूर्ति के पास पहुंचना चाहता था। मुझे विश्वास हो गया था कि मेरा कालयंत्र उसी के नीचे छिपाकर रखा गया है। रात में मैंने घास इकट्ठी कर एक मशाल सी बना ली, फिर सूखी घास में आग लगा दी। आग देखकर वीणा प्रसन्नता से ताली बजाने लगी। मैं आगे बढ़ चला। सहसा अंधकार में मारलॉक लोगों ने मुझे घेर लिया। उन्हें पास पाकर वीणा मारे भय के बेहोश हो गई। उसे मैंने कंधे पर उठाया और लोहे का डंडा घुमाते आगे बढ़ने लगा। अवसर पाकर मैंने माचिस की तीली भी जला दी। उसकी रोशनी देखते ही मारलॉक भाग खड़े हुए, पर तीली के बुझते ही वे मुझ पर टूट पड़े। अनेक लोग मुझसे लिपट गए। वे मेरे बाल पकड़कर मुझे खींचने की कोशिश करने लगे, पर मैंने पूरी शक्ति से उन पर हमला जारी रखा। वे डरकर भागते, लेकिन अगले पल फिर आ धमकते। सहसा वे सब चीख कर भाग खड़े हुए। मैं चौंका, पर अगले पल सारे रहस्य मेरी समझ में आ गया। जंगल में आग लग गई थी और उसके प्रकाश के कारण ही वे भाग रहे थे। किसी तरह मैंने वहां रात काटी। हाँ, इस भाग दौड़ में वीणा मुझसे बिछुड़ गई थी। मैंने उसे खोजने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं मिल पाई। चारों ओर मारलॉक लोगों की लाशें ही लाशें थी, पर वीणा कहीं नहीं नजर आ रही थी। हार कर मैं पंखदार मूर्ति की ओर बढ़ चला। इस समय मैं अपने कालयंत्र के बारे में सोच रहा था। काश वह मुझे मिल जाता। मैदान में नदी के किनारे नन्हे लोग आमोद प्रमोद मग्न थे। पंखदार मूर्ति के पास पहुंचते ही मैं चौंक गया। चबूतरे में एक द्वार निकल आया था। सामने ही मेरा कालयंत्र था। मैं तुरंत कालयंत्र की ओर दौड़ा। मैं उसका निरीक्षण करने लगा। एकाएक जोर की आवाज हुई और चबूतरे का द्वार बंद हो गया। मारलॉक बेहद चतुर थे। उन्होंने ही मुझे चतुराई से फांसा था। वे मुझ पर टूट पड़े। मैं जैसे तैसे कालयंत्र पर बैठ गया। उधर मेरे लिए यह जीवन मरण का प्रश्न था। मैंने पूरी शक्ति के साथ हैंडल घुमा दिया। कालयंत्र चल पड़ा। मारलॉक पीछे हट गए। फिर वही हुआ। घड़ी की सुइयां अब पीछे की ओर घूमने लगी। बस आज की तिथि आते ही मैंने कालयंत्र बंद कर दिया और अब मैं तुम सबके सामने हूँ। काल यात्री की आप बीती अविश्वसनीय थी। उस पर भरोसा करना कठिन था, पर हमें उसकी बातों पर विश्वास हो गया था, कारण उसने हमें कुछ फूल दिए थे। ऐसे फूल हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। उन फूलों की सुगंध भी विचित्र थी। काल यात्री ने बताया था कि ये फूल उसे वीणा ने दिए थे। हम काल यात्री को आश्चर्य से देख रहे थे और वह मुस्कुरा रहा था।